सरकार को ये भाषण अंकित नहीं सरसों होगा। का और इसका सरकार से केवल प्रश्न पूछो, उत्तर लो। अरे बैठिए, अरे बैठिए माननीय सदस्य, प्रश्न पूछो भाई, आपने पूछ लिया, उत्तर आने दो। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य महोदय को शंका है कि हमने खरीद लेट शुरू की, लेकिन हमने उसके लिए हर जिला कार्यालय जो हमारा है उस पर हमने प्रचार प्रसार के लिए सभी जगह अपने होर्डिंग्स लगाए थे कि हम इतने समय में, और पंजीयन जो है वो हमने मार्च में ही चालू करवा दिया था, और पंजीयन होने के बाद खरीद प्रारंभ की जाती है। तो हमने जो है वो समय पे अपनी खरीद प्रारंभ कर दी थी, और फिर भी जब कभी अगर डिमांड आती है तो उसको हम पूर्व में भी करते हैं। अगले साल अगर डिमांड अगर पहले आ जाएगी तो हम अगले साल जल्दी भी चालू करवाने का काम हम करेंगे। प्रश्न है एकदम छोटा, क्या सरकार ने बाजरे और ज्वार की एमएसपी पे खरीद करने की पहले घोषणा की थी, अपने संकल्प पत्र में वादा किया था, तो कब तक पूरा करेंगे? बस छोटा सा है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष को जानकारी देना चाहूंगा, सदन को, कि सदन को अध्यक्ष जी के माध्यम से कि कोई भी खरीद जो होती है वो नीचे डिमांड के आधार पर उसकी खरीद की जाती है। अभी नीचे बाजार में जो है बाजरे की डिमांड नहीं है, इसलिए सरकार ने इस साल खरीद प्रारंभ नहीं की डिमांड नहीं होगी तो क्या करेगी? जब अगर डिमांड होगी तो निश्चित रूप से सरकार उसको खरीदने का काम करेगी। श्री विक्रम सिंह जाखल। सरसों भी 5% खरीदी है ना आपने, सरसों भी 5% खरीदी है, बाजरा 5% आ जाएगा। आप खरीद तो शुरू करो, मैंने तारीख पूछी है, खरीद शुरू करेंगे कि नहीं, सिंपल सी बात है। श्री विक्रम सिंह। संघ संख्या 57। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। हाँ, अरे बिजली का बड़ा बढ़िया प्रश्न है। खंड 1, प्रदेश में 31 दिसंबर 2024 तक लंबित कह रहे हैं, और तो क्या है? कृषि कनेक्शन आवेदकों का जिलेवार विवरण पृष्ठ ऐप पर उपलब्ध है। खंड 2, जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2025 तक प्रदेश में 1,59,029 कृषि कनेक्शन जारी किए गए, जिनका जिलेवार विवरण पृष्ठ वेब पर उपलब्ध है। खंड 3, लंबित जमा मांग पत्र आवेदकों को कृषि कनेक्शन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वरीयता अनुसार किए जाते हैं। अन्य योजनाएं, बूंद बूंद फव्वारा डिग्गी योजना इत्यादि के मांग पत्र तुरंत प्राथमिकता से जारी कर कृषि कनेक्शन वरीयता अनुसार जारी किए जाते हैं। सामान्य योजना श्रेणी के 22/2/22 के पश्चात के लंबित पंजीकृत आवेदकों के मांग पत्र राज्य सरकार द्वारा घोषित कट ऑफ डेट के अनुसार जारी किए जाएंगे। उक्त के अतिरिक्त कृषि कनेक्शन नीति 2017 बिंदु संख्या 712 में आंशिक संशोधन के अनुसार कुसुम ए एवं कुसुम सी योजना के तहत 33/11 केवी के सब स्टेशन, जहां कुसुम ए एवं कुसुम सी के सौर ऊर्जा के संयंत्र स्थापित हैं एवं प्रचलित कम्युनिस्ट हैं किया जा चुके हैं। भविष्य में भी 33/11 के सभी स्टेशनों पर कुसुम ए एवं सी के सौर ऊर्जा संयंत्र कमीशन्ड किए जाने हैं। ऐसे कुसुम ए एवं सी के सौर ऊर्जा संयंत्रों के कमीशन्ड होने के पश्चात इन सब स्टेशनों पर लंबित सभी कृषि कनेक्शनों जिनके मांग पत्र जमा हैं, आवेदित हैं, वहां कुसुम एवं सी और ए के सौर ऊर्जा संयंत्रों की उपलब्ध क्षमता के अनुसार कृषि कनेक्शन तुरंत प्राथमिकता से जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है। REO 2099 आदेश की प्रति प्रशिष्ट सब पर उपलब्ध है। खंड 4, विधानसभा क्षेत्र नवलगढ़ में दिनांक 31 दिसंबर 2023 तक कुल 1486 जमा मांग पत्र आवेदकों के कृषि कनेक्शन एवं 674 आवेदन मांग पत्र जारी करने हेतु लंबित हैं। दिनांक 1 जनवरी 24 के पश्चात 31 अगस्त
2025 तक कुल 1213 कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं। शेष लंबित जमा मांग पत्र आवेदकों के कृषि कनेक्शन उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वरीयता अनुसार जारी किए जा रहे हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है। विवरण पृष्ठ 10 पर उपलब्ध है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने प्रदेश में 1,69,029 कनेक्शन, बहुत बड़ा आंकड़ा है, पूरा किया। और नवलगढ़ विधानसभा में 31 दिसंबर 2023 तक 1429 कनेक्शन पेंडिंग थे। बाद में 720 और किसानों ने दिए फाइल, और आप लोगों ने वो पूरा करते हुए 1883 कनेक्शन किया। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। पर इसके साथ ये एक मेरा निवेदन है। प्रश्न पूछो, निवेदन प्रश्न पूछो। हाँ, ये पूरा मैं संतुष्ट हूं इनके जवाब से। नवलगढ़ विधानसभा में एक लाइन जारी है, तत्काल उस पर थोड़ा सा आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि किसान परेशान है, धरना प्रदर्शन चल रहा है मुआवजा के लिए। इतना ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न श्री पब्बाराम विश्नोई, श्री पब्बाराम विश्नोई, श्री चंद्रभान सिंह चौहान। प्रश्न संख्या 59। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा प्रश्न विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के अंदर गौरा बादल स्टेडियम के ऊपर है और इसका स्वामित्व नगर परिषद चित्तौड़ के पास है। तो हमने उन्हीं से उत्तर मांगा। अभी उस पर रिपेयर चल रही है। मैं समझ सकता हूं कि विधायक साहब ने ये प्रश्न क्यों पूछा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर रिपेयर हो रही है और 40% रेनोवेशन वहाँ पर हो गया है। CSR से उसको कंप्लीट करने के लिए हिंदुस्तान जिंक से आग्रह चल रहा है, ऐसा मुझे स्वायत्त शासन विभाग ने बताया है। बाकी इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के अंदर खेल विभाग का इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम वहाँ पे निर्मित है, जहाँ पर बास्केटबॉल, खो खो, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, अनेकों वहाँ पे खेल हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये स्टेडियम चित्तौड़ शहर के बीचों बीच है। इन्होंने आनन फानन में टेंडर किए नहीं किए, DFT फंड से पहले काम इशू करवा दिया, DFT फंड से वापस अध्यक्ष महोदय फिर नगरपालिका को कहा, नगरपालिका से काम करवा दिए, बिना टेंडर के इन्होंने काम करवा दिया। बिना टेंडर का काम करने के बाद पूरा बीचों बीच में वहाँ फुटबॉल का अच्छा मैदान है, वहाँ वॉलीबॉल का अच्छा मैदान है और वर्षों से लोग वह बच्चे खेलते हैं। और पिछले 2.5 साल से वो बिल्कुल ही चुनाव आने से पहले जिन अधिकारियों ने किया, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के नेता वाई लेने के लूट करने के चक्कर में उस काम को करवा दिया, वो नहीं तो वो काम हुआ। अभी हमने हिंदुस्तान जिंक से बात करी पर काम हुआ नहीं। मैं तो अध्यक्ष महोदय, जिन अधिकारियों ने इस प्रकार के गलत टेंडर किए हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? जो चुनाव आते इस प्रकार के टेंडर करके उनको छोड़ देते हैं और फील्ड कर टेस्टनेस कर देते हैं। मेरे वहाँ उन नेताओं ने उस फील्ड के ऊपर टेस्टनेस कर दिया है। उसका बजट आप कहाँ से देंगे, कैसे क्या करवा सकते हैं, उसके बारे में आप बताएं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये अच्छी बात है कि जब भी खेल के बारे में सोचते हैं तो सवाल मेरे पास आता है, लेकिन खेल और खेल स्टेडियम्स, खेल ग्राउंड का जो स्वामित्व है वो एजुकेशन विभाग के पास भी है, ट्राइबल के पास भी है, हायर एजुकेशन के पास भी है, UDH के पास भी है। और खेल आपके पास आते हैं। खेल संघों से जुड़े हुए सवाल गौतम दत्त के पास आते हैं, सहकारी समिति के पास आते हैं। आप ही हो। खेल तो कईयों के पास है, खिलाड़ी आप ही हो, इसलिए आपके पास आता है। अध्यक्ष महोदय, खिलाड़ी आप भी कम नहीं हो, इधर खेल खेला है आपने। अध्यक्ष महोदय, जूली जी के इस प्रश्न पे मैं आपसे दोस्ती अच्छी हो गई है। अध्यक्ष महोदय, जूली जी के इस प्रश्न पे मैं आपसे ये वादा कर सकता हूं कि अगर विधायक सभी मिलकर क्रिकेट खेलना चाहे मीडिया कर्मी के साथ तो वो मैं आयोजन कर सकता हूं। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से भी बताता हूं, हो जाए करवा देंगे जी। स्पष्ट रूप से जो अभी मैंने जाबर जी खर्रा से भी बात करी है, इसके ऊपर टेंडर हो गया है। जाबर जी ने इनका अपने MLA साहब का, चंद्रभान जी का सवाल सुन लिया है। जरूर निश्चित रूप पे वो इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे। अगला प्रश्न सुभाष मील। अरे हो गया, उत्तर आ गया ना, इससे ज्यादा तो बनता ही नहीं। एक बात है, एक सुभाष मील। अध्यक्ष जी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने गलत टेंडर कराया, उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या करवाएंगे? मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, काम तो हम करवा देंगे, CSR फंड की कोई कमी नहीं है वहाँ,
हम जिंक से कर देंगे, बिरला से कर देंगे, आदि से करवा लेंगे, सरकार नगर पालिका करा देगी, यूआईटी करा देगी। अगला प्रश्न पुकार लिया है मंत्री, माननीय सदस्य अगला प्रश्न पुकार लिया है, जवाब देना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका चंद्रमा जी का माननीय चित्तौड़गढ़ विधायक जी का जो प्रश्न था, दो मंत्री, उसके संबंध में मैं निवेदन कर दूं। नगर परिषद चित्तौड़गढ़ की साधारण बोर्ड की बैठक दिनांक 7/9/21 और 29/4/22 में गोरा बादल स्टेडियम के रिनोवेशन संबंधी प्रस्ताव लिए जरूर गए और फिर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाकर निविदा आमंत्रित की गई। तदुपरांत संवेदक मेसर्स करण सिंह सांखला को नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के कार्यादेश क्रमांक निर्माण 2022-23 391 ये दिनांक 2/3/23 के द्वारा राशि 4,58,75,550 रुपए की जारी किया जाकर कार्य पूर्ण करने की समयावधि दिनांक 2/3/2024 निर्धारित की गई, लेकिन चूंकि स्वीकृति जारी हो गई, लेकिन नगर परिषद चित्तौड़गढ़ की वित्तीय स्थिति में उस समय इतना पैसा उपलब्ध नहीं था, इसलिए संवेदक द्वारा 40% कार्य पूर्ण कर दिया गया था। अब करवा दें। और उसके बाद नगर परिषद की प्रतिकूल वित्तीय परिस्थितियों के कारण वर्तमान में कार्य बंद है और अब उस कार्य को पूर्ण कराने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से बातचीत चल रही है कि वो जनहित में सीआरएफ के माध्यम से उस कार्य को पूर्ण करवाए। सुभाष मील, प्रश्न संख्या 60, माननीय मंत्री जी। जवाब मुझे मिल गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आपने जो जवाब दिया है कि ग्राम पंचायत की भूमि पर समय समय पर गुणागुण के आधार पर पट्टे दिए जाते हैं। मेरा पहला पूरक प्रश्न ये है कि गाँव में बहुत बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में गोचर भूमि पर बड़ी आबादी बसी हुई है और जो पिछले 70-80 सालों से बसी हुई है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह सवाल है कि क्या सरकार जो पिछले 60, 70, 80 वर्षों से जो लोग गोचर भूमि में बसे हुए हैं, जो गांव में ही बसे हुए हैं, उनके संबंध में कोई ठोस कदम उठा रही है जिसके माध्यम से उनके पट्टे मिल सके, या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2022 में एक निर्णय दिया गया कि आप क्षतिपूर्ति के बदले जमीन की किस्म चेंज नहीं कर सकते। क्या सरकार माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखकर उन लाखों लोगों की मदद करने का विचार रखती है जो गोचर भूमि में बसे हुए हैं और उनमें बड़ी संख्या SC/ST समुदाय की है? पहला प्रश्न, मेरा पूरक प्रश्न ये है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न आवासीय से आबादी के संबंध में है और इस संबंध में मैंने पूरी जानकारी दी है। गोचर भूमि पर किसी भी प्रकार का पट्टा देने पर माननीय न्यायालय का प्रतिबंध है। माननीय न्यायालय के आदेश है कि उसमें चरागाह में आप किसी प्रकार का पट्टा नहीं दे सकते हैं, इसलिए अभी तक के नियमों के अनुसार, न्यायालय के आदेश के अनुसार नहीं दिया जा सकता। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न ये है, मेरे विधानसभा क्षेत्र खंडेला में ग्राम पंचायत आबावास और ग्राम पंचायत बरसिंहपुरा के गांव भोजपुर में जो लोग बरसों से बसे हुए हैं। अरे बात हो गई, नहीं दे सकते। नहीं सर, मेरा सर निवेदन, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है सर, कोई नहीं कर सकते। उनमें सब माननीय न्यायालय में याचिका लगा रखी है। मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार उनको राहत देने का विचार रखती है या नहीं? आप बैठिए। लक्ष्मण, अरे श्री लक्ष्मण प्रश्न पूछ रहे हो? प्रश्न संख्या 62। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जवाब आ चुका है। मैं सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूँ। एक है कि नो, अंकित नहीं, प्रश्नकाल में कुछ नहीं पूछ रहे। 51 आवासीय विद्यालय
उनके अंदर अरे आपके मंत्री को नहीं बोलने दे रहे हो। वैकेंसीज बैठिए, है, माननीय मंत्री जी। उन वैकेंसीज को कब तक माननीय मंत्री भर जी। दिया जाएगा? यदि नहीं भर पाए तो जनजाति बच्चों की अरे शिक्षा बीच में ठीक से चल सके, माननीय सर, आप अपनी सीट पे उसके जाओ। लिए क्या अपनी कोई सीट पे जाइए। वैकल्पिक व्यवस्था करने का भला हर विचार पहले उस रखते मंत्री हैं? को बोल गए, फिर इस मंत्री को प्रश्नकाल को कहा कोई नहीं उठेगा। हाँ माननीय मंत्री जी, एक बार वापस बोले। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मंत्री जी से ये पूछा है कि एकलव्य विद्यालय आप ही ने पूछा। आवासीय विद्यालयों की संख्या 51 है, उनमें अरे प्रश्न 24% आपने कर लिया, उत्तर तो सुनिए। वैकेंसीज है, उन वैकेंसीज को कब तक भर दिया जाएगा? यदि नहीं भर पाए तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था उन अरे बच्चों आप के लिए उत्तर की जा नहीं रही सुनना चाह रहे हो क्या? है? ये है मेरा। अरे हाँ माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, मान्य सदस्य का ये सवाल है कि आवासीय विद्यालय 24 बताए। 51 51 नहीं है, 24 है और 2 मॉडल स्कूल हैं। एकलव्य भी है। ये मेरे 31 है। 31 है, आपने पढ़ा नहीं सही तरह से। आपको मैं बताऊं अध्यक्ष महोदय समय जी, के बाद तो आपको कह थोड़ा शॉर्ट में पूछो तो मैं उत्तर दे रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय जी, आप बोलिए, आप अपना बोलिए। 31 विद्यालय तो ये हमारा से जो केंद्र द्वारा संचालित है और 24 हमारे आवासीय विद्यालय हैं जो राज्य सरकार देखती है। अध्यक्ष महोदय जी, 2 विद्यालय मॉडल पब्लिक रेजिडेंस स्कूल हैं, ये हमारा है। केंद्र की जो ये हमारा से हैं, उनका सारा का सारा स्टाफ जो लगाना है, अध्यापक लगाने हैं, उनके जो भी चलिए बिराजिए। शिक्षक लगाने हैं, वो सारे के सारे प्रश्नकाल मंत्री जी, प्रश्नकाल समाप्त। बिराजिए। मैं अपने आगे की कार्रवाई में जाऊं। एक मेरा सबसे आग्रह है, पक्ष से भी विपक्ष से भी, कि आप अरे सुनिए। अरे क्यों? मैं सबसे अरे सुनिए। अरे मैं देख रहा हूं माननीय सदस्य, आसन पांव पे है, इतने समझदार हो, अब 2 साल होने जा रहे हैं आपको। मेरा सबसे आग्रह है, यदि प्रश्न हम पूरे प्रश्न टू द पॉइंट पूछेंगे और मंत्री जी भी टू द पॉइंट उत्तर देंगे तो अधिक से अधिक प्रश्न आएंगे, क्योंकि सदन में 24 प्रश्न लगते हैं। हम सोचते हैं अधिक उत्तर आए, कि आप इतने बड़ी परिश्रम से उत्तर ही मंगवाते हो, करते हो। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि भविष्य में हम दोनों पक्ष इसका ध्यान रखेंगे तो जनता का उत्तर जल्दी आएगा। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था, अभी मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आसन पांव पे खड़ा है। बाद में इसके बाद अरे फिर बोल रहे हो स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था। अरे व्यवस्था दे दूं, उसके बाद अरे व्यवस्था दे दूं। भाई हम वरिष्ठ लोग ही बीच में डिस्टर्ब करेंगे, मेरे लिए फिर काम करना कठिन होगा। स्थगन प्रस्ताव पर मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री नरेंद्र बुडानिया सदस्य की ओर से कुंभाराम लिफ्ट कैनल की निविदा प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं के संबंध में। श्री टीकाराम जूली सदस्य की ओर से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में। श्री रामनिवास गवाड़िया सदस्य की ओर से पर्वत में आयोजित राजकीय पशु मेले में गंभीर परिस्थितियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्रीमती गीता बरवड़ सदस्य की ओर से ड्यूटी के दौरान गंभीर विद्युत दुर्घटना के शिकार कनिष्ठ अभियंता का वेतन रोकने एवं अग्रिम सहायता नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री लक्ष्मण सदस्य की ओर से प्रदेश में रासायनिक खाद एवं उन्नत बीज की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री हरिवंश शर्मा सदस्य की ओर से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री पितराम सिंह काला सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र प्लानी में पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री अमित चाचाण सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नोहर की नोहर फीडर नहर का पुनर्निर्माण नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री डूंगर राम गेदर सदस्य की ओर से श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले के मुरबाबंदी क्षेत्र में डिजिटल क्रॉप सर्वे में आ रही समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री रफीक खां सदस्य की ओर से जयपुर शहर स्थित लाल डूंगरी कचरा डिपो को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री मनोज कुमार सुजानगढ़ सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ के कतिपय ग्रामों का विद्युत डिस्कॉम कार्यालय छापर के स्थान पर सुजानगढ़ ग्रामीण किए जाने के संबंध में। श्री ललित यादव सदस्य की ओर से खैरथल तिजारा के
जिला मुख्यालय एवं क्षेत्र के विकास के संबंध में श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री थावरचंद सदस्य की ओर से प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2022 में चयनित अनुसूचित क्षेत्र के 75 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री दीनदयाल सदस्य की ओर से दौसा शहर के आबादी क्षेत्र में संचालित ज्वलनशील गैस गोदामों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से चूरू जिले में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हाकिम अली खां सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर तथा लक्ष्मणगढ़ में बीमा कंपनियों द्वारा क्लेम सेटलमेंट में किए जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रोहित बोरा सदस्य की ओर से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मनीष यादव सदस्य की ओर से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री समरजीत सिंह सदस्य की ओर से प्रदेश में बजरी माफियाओं से जुड़े प्रकरणों में सरकार द्वारा जांच एजेंसियों को सहयोग नहीं करने की से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री शिखा मील बराला सदस्य की ओर से प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गणेश राज बंसल सदस्य की ओर से हनुमानगढ़ जिले में धान की सरकारी खरीद नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सुरेश मोदी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नीमका थाना में हुई हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री समरजीत सिंह, डॉक्टर शिखा मील बराला, श्री गणेश राज बंसल एवं श्री सुरेश मोदी को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं श्री फूल सिंह मीणा सदस्य की ओर से उदयपुर के जनजाति क्षेत्र में बिला नाम भूमि के खातेदारी अधिकार कृषकों को दिए जाने के संबंध में श्री राधेश्याम बैरवा सदस्य की ओर से 12 जिले में अतिवृष्टि से नष्ट फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा दिए जाने के संबंध में श्री धर्मपाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जसरापुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किए जाने के संबंध में श्री लालाराम बैरवा सदस्य की ओर से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड रामपुरा आगुचा माइंस द्वारा भूमिगत जल को खराब करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री संजय कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी के मुख्यालय बसेड़ी पर बस स्टैंड का निर्माण करवाए जाने के संबंध में श्री ललित यादव सदस्य की ओर से मुंडावर तहसील के कतिपय गांव की कृषि भूमि के राजस्व अभिलेखों को दुरुस्त करवाए जाने के संबंध में श्री बाबू सिंह राठौर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में जल जीवन मिशन योजना RD 134 देवानिया नाथ डाऊ से शेष रहे ग्रामों एवं ढाणियों को लाभान्वित करने के संबंध में श्रीमती कल्पना देवी सदस्य की ओर से कोटा शहर में आ रही बाढ़ के स्थायी समाधान एवं प्रभावितों को सहायता प्रदान किए जाने के संबंध में श्री बाल मुकुंद आचार्य सदस्य की ओर से जयपुर के परकोटा क्षेत्र में पुरानी सड़कों को हटाए बिना ही उन पर नवीन सड़कों का निर्माण करने से आम जन को हो रही परेशानियों के संबंध में डॉक्टर सुभाष गर्ग सदस्य की ओर से भरतपुर में नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग की आवश्यकता के संबंध में श्री लादूलाल पितलिया सदस्य की ओर से प्रदेश में अंतर्राज्यीय एवं प्रेम विवाह में माता पिता की सहमति का प्रावधान किए जाने के संबंध में श्री संजीव कुमार सदस्य की ओर से जिला हनुमानगढ़ में डिग्गियों एवं फार्म पाउंड के लंबित अनुदान का भुगतान करवाए जाने के संबंध में श्री चुन्नीलाल CL प्रेमी बैरवा सदस्य की ओर से बूंदी जिले में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे करवाकर प्रभावितों को तत्काल सहायता प्रदान करने के संबंध में श्री प्रताप सिंह सिंघवी सदस्य की ओर से 12 जिले में रक्तदान शिविर आयोजित करने वाली संस्थाओं के साथ अनुचित व्यवहार करने के संबंध में श्री भेराराम चौधरी सियोल सदस्य की ओर से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में संशोधन के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। आज दिनांक 8 सितंबर 25 को शून्यकाल में
बोलने के लिए 62 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शिलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गईं। निम्नानुसार है। श्री घनश्याम विधानसभा क्षेत्र टोडाबी में अतिवृष्टि से किसानों की नष्ट हुई फसलों की गिरदावरी कराकर उचित मुआवजा दिलवाने के बाबत। श्री ललित मीणा विधानसभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा आदिवासी अंचल के जंगल से अवैध रूप से खैर, बबूल एवं सागवान की कटाई के संबंध में। श्री देवेंद्र जोशी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुके विस्थापित भाई बहनों के सरकारी प्रमाण पत्रों के संबंध में। श्री मनोज कुमार सादुलपुर राजस्थान खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू का भौतिक ढांचा निर्माण करने एवं शैक्षिक गतिविधियां प्रारंभ करने के संबंध में। श्री समरजीत सिंह। नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर मेरा प्रस्ताव था कि अवैध बजरी खनन माफियाओं के कारण पूरे राजस्थान और विशेष तौर पे जालोर जिला जहाँ से मैं आता हूँ, इतनी ज़बरदस्त आतंक कह सकता हूँ मैं इसको, और इस आतंक की वजह से प्रदेश भर में बजरी चोरी पूरे खुले तौर पे चल रही है और अवैध खनन पूरे तौर पे चल रहा है और उस पर कोई रोक नहीं, लगाम नहीं किसी तरह से। मैं तो खुले तौर पे कहता हूँ कि इसमें पुलिस और प्रशासन, अच्छे लोग भी हैं पुलिस प्रशासन में, पर इतने खुले तौर पे इनका सहयोग कर रहे हैं कि हालात खराब है। आज जालोर जिले में आपने देखा होगा, अभी नदी आई और नदी आते ही इतने विशाल खड्डे बने हुए हैं कि उन खड्डों के अंदर जगह जगह मौतें हुई। 6 लोग तो हमारे मुख्य सचेतक जी के एरिया में ही डूब के मर गए और एक ही साथ एक ही परिवार के लोग। तो ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? क्योंकि हमने खुले तौर पे बजरी माफिया के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। बजरी माफियाओं को किसी तरह की कोई रोक नहीं है। इनके पास में लीज कहीं की होती है और खोदते कहीं पे हैं और स्टॉक कहीं पे भी कर लेते हैं। ये हालात हैं, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और इसमें आम किसान और आम आदमी परेशान होता है। वो बेचारा एक ट्रैक्टर लेके बजरी खुद के खेत के लिए भी ले जा रहा होता है तो उसको पकड़ लिया जाता है। और यहाँ तक के हालात हैं कि अगर कोई खेत में, आप किसान हैं, ज़्यादातर यहाँ से किसान वर्ग के लोग आते हैं, अगर कोई खेत में अपने एक खेत से दूसरे खेत में खेती के लिए भी मिट्टी ले जा रहा है, उसका भी चालान कर दिया जाता है। और एक ट्रैक्टर के चालान लाख सवा लाख से नीचे नहीं होता है। तो मैं आपके मार्फत अध्यक्ष महोदय ये ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस तरफ कोई कंट्रोल किया जाए। मैं खुले तौर पे कहता हूँ कि इसके अंदर प्रशासन और पुलिस का सहयोग है। प्रशासन और पुलिस को, इस तरह के लोग भी बैठे हैं इसमें जिनको शायद समय पे सैलरी नहीं मिलती होगी पर हफ्ते टाइम टू टाइम मिल जाते हैं, उन्हें सैलरी की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए इस तरह के माफिया को पनपाया जा रहा है। मैं आपके मार्फत ये कहना चाहूँगा कि इसका पता लगाया जाए। पहले हम माफियाओं की बात करते थे कि राजस्थान स्तर के माफिया होंगे, अब तो हर जिले में, हर एरिया में माफिया हो गए। और इन माफिया को पहचानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप किसी भी गांव में चले जाएं, उनके पास 10-10 जेसीबी खड़ी है, 10-10 ट्रैक्टर खड़े हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता है। अधिकारी भी जाके डंपर खड़े हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता। अधिकारी भी जाके किसान के ट्रैक्टर को यहाँ से वहाँ जा रहा होता है, उसको पकड़ के फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। मेरा आपके मार्फत ये कहना चाहूँगा कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और इस पर लगाम लगाई जाए। सरकार को भी कोई नीति बनानी चाहिए कि इस तरह से अगर आप, किसान ही परेशान हो जाएगा, आम आदमी भी। अब यहाँ तक के हालात हैं कि हमें अगर बजरी चाहिए या मिट्टी चाहिए तो हम खुद के ट्रैक्टर से नहीं लाएंगे, हम किसी माफिया को फ़ोन करते हैं कि भाई भिजवा देना थोड़ा। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। श्री डॉक्टर शिखा मील बराला। अध्यक्ष महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव नियम 50 के अंतर्गत प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बोलने का मौका दिया। भाजपा सरकार जब सत्ता में आई थी तो भाजपा सरकार का, भाजपा पार्टी का एक नारा था कि नहीं सहेगा राजस्थान। पर मुझे लगता है पिछले 1.25 साल की जो कार्यप्रणाली है उसे देखते हुए सरकार को अपना नारा बदल देना चाहिए कि अब हमसे नहीं संभलेगा राजस्थान, क्योंकि कानून व्यवस्थाएं इस कदर बिगड़ चुकी हैं कि हमें धरातल पर कहीं कानून का डर नजर नहीं आता। राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, उसका सिर शर्म से झुक गया। हमें सभी को शर्मसार होना पड़ा जब
हाल ही में नारी की एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें जयपुर को देश के सबसे असुरक्षित शहरों में बताया गया महिलाओं के लिए। और यह जो रिपोर्ट है यह लॉन्च की थी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने। राजधानी जहां पर कमिश्नरेट प्रणाली लागू है वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं देखकर बड़ा दुख होता है और सरकार की असंवेदनशीलता साफ दिखाई देती है। यह निष्क्रिय और असंवेदनशील प्रशासन और सरकार का नतीजा है कि कानून व्यवस्था का कोई डर, जैसे मैंने कहा, अपराधियों में नहीं है। स्कूल जाती बालिकाओं का अपहरण हो रहा है, गैंग रेप हो रहे हैं, विदेशी महिला टूरिस्ट तक से छेड़छाड़ और बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, घरेलू हिंसा, कार्यस्थली पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है, घरों में घुसकर चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही हैं। इससे ज़्यादा शर्म करने वाली कोई बात नहीं होगी हमारे पुलिस प्रशासन के लिए। इन जैसे गंभीर जो अपराध हैं वो ज़्यादातर जो ग्रामीण इलाके हैं और जो ग्रामीण महिलाएं हैं, गरीब तबके की महिलाएं हैं, दलित हैं, उनके खिलाफ हो रहे हैं। हम राजस्थान के कोई भी कोने में चले जाएं, बांसवाड़ा में हाल ही में हुआ गैंगरेप, उदयपुर, बीकानेर, करौली, बगरू, और मैं मेरे चोमू की बात करूं, किसान जिसकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, उसके खेतों में चोरियां हो रही हैं, लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट हो, चाहे महिलाओं को निराधार तौर पर थाने में ले जाने की बात हो, पुलिस प्रशासन बहुत ही असंवेदनशील नजर आता है। और खास बात तो ये है कि जब राजस्थान की महिला आला अधिकारी वही सुरक्षित नहीं है, उन पर ही बिना विधि पूर्वक सर्विलेंस की जाती है, तो एक आम महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर ही नहीं सकती। प्रदेश के 37 एक वन स्टॉप सेंटर्स पे 15,000 महिलाएं पिछले 2 साल में पहुंची, पर जो अनपढ़ महिलाएं हैं वो तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाई हैं। लोकसभा स्पीकर के बेहद करीबी व्यक्ति मानव तस्करी के आरोप उन पर लगे, तो ये हमारे राजस्थान के लिए एक बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान महिला नीति 2021 को लागू किया था, मंजूरी दी थी, पर भाजपा सरकार उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। रक्षाबंधन के नाम पर बिरला ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम करके इतिश्री करने से काफी नहीं होगा। अपराधियों में कानून का डर दिखाई देना जरूरी है, और जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती सरकार, वो कभी भी कल्याणकारी साबित नहीं हो सकती। जय हिंद। श्री गणेश राज बंसल। माननीय सभापति महोदय, आज आपने नियम 50 स्थगन प्रस्ताव पर सदन के समक्ष हनुमानगढ़ क्षेत्र के लिए बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, हनुमानगढ़ क्षेत्र राजस्थान में अधिकतम पैदावार करने वाला क्षेत्र है। वर्तमान में धान की खेती अपने पकाव पर है और जल्द ही जल्द फसल आने वाली है। हनुमानगढ़ जिले की मंडियों में गत वर्ष 15 लाख क्विंटल से अधिक परमल और बासमती धान की आवक हुई थी, और इस वर्ष भी अच्छी आवक होने की उम्मीद है। राजस्थान राज्य का यह धान का कटोरा भरपूर धान पैदा कर रहा है, और हनुमानगढ़ क्षेत्र के किसानों द्वारा धान की सरकारी खरीद किए जाने की निरंतर मांग की जा रही है। यदि सरकारी खरीद शुरू और समय पर शुरू नहीं की जाती है तो किसानों को फसल खुले बाजार में बेचनी पड़ेगी और फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल सकेगा। यह भी है कि सरकारी खरीद नहीं किए जाने से फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। सरकार की योजनाएं यदि जमीनी हकीकत और वास्तविक जरूरत से सामंजस्य बनाए बिना लागू की जाएंगी तो ऐसी योजनाओं को न तो अंतिम छोर पर लाभ पहुंच पाएगा और न ही सरकारी योजनाओं के प्रति आमजन का विश्वास रह पाएगा। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को यह चाहिए कि सरकारी योजनाएं सिर्फ रिकॉर्ड तक सीमित न रह जाएं, बल्कि सपोर्ट सिस्टम बनकर आमजन को लाभान्वित करे। किसान समृद्ध रहेगा तभी तो हमारा आवाम सुदृढ़ रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। श्री सुरेश मोदी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजस्थान में कानून व्यवस्था की कैसी स्थिति चल रही है ये अनेक वक्ता बता रहे हैं। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की 2 बातें आपको बताना चाहूँगा। अजय पुत्र राम साय बलाई निवासी माउंडा खुर्द का दिनांक 23/4/25 को फाटक नंबर 95/11 के पास शव मिला। परिवार के लोगों के अनुसार इस सैनिक पुत्र
और दलित परिवार के व्यक्ति की हत्या को शव को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में उन्होंने पुलिस को नामजद रिपोर्ट दी है और बहुत सारे उसके साथ सबूत उन्होंने दिए हैं। एक महत्वपूर्ण सबूत मैं अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करूं कि उस व्यक्ति का स्वयं का ऑडियो है जिसमें वो व्यक्ति स्वयं ये कह रहा है, अपराध कबूल कर रहा है कि मैंने इस व्यक्ति की हत्या की है और किस प्रकार से मैं किस समय किस साधन से उस गाड़ी, राजा नाम की गाड़ी से उसके घर पे गया, उसको बेहोश करके लेके आया और मेरे आंगन में अभी भी माउजर हथियार दबा हुआ है और मैं हमेशा इस तरह के काम करता रहता हूं। किस तरह मैं उसको रेलवे पटरी के पास ले गया, किस तरह से मैंने उसके साथ और अनैतिक कार्य किए, मेरे साथ कौन कौन व्यक्ति थे, ये सारा वो अपने ऑडियो में कबूल कर रहा है। इसके बावजूद उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई कार्रवाई पुलिस उस पर नहीं कर रही है। पिछले 20 दिन से परिवार के लोग और सभी समाज के लोग धरना दे रहे, नीम का थाना में धरना दे रहे हैं। मेरा गृह राज्य मंत्री जी से निवेदन है कि सदन में घोषणा करें कि वो आईओ जो जांच अधिकारी है उसको बदला जाएगा और अन्य सक्षम जांच अधिकारी से उसकी जांच कराई जाएगी। इसी तरह की एक और घटना का मैं जिक्र करता हूं। अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को मारपीट कर कुएं में डाल दिया गया, अमित वर्मा नाम के व्यक्ति को। एक मिनट मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब हो चुकी है। आपका विषय आ गया और सभी माननीय सदस्यों ने बात रखी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं माननीय अध्यक्ष जी, एक दिन कानून व्यवस्था पे चर्चा करवाइए और सरकार से जवाब दिलवाइए कि पूरे राजस्थान के अंदर माफियाओं का कानून चल रहा है, सरकार कहीं नजर नहीं आ रही। सरकार से जवाब दिलवाओ माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, आप अपने बिंदु रख देना। आज बीएससी की मीटिंग में आप अपने विचार रख लेना। बीएससी की मीटिंग में चर्चा होगी। अरे बीएससी की मीटिंग में करेंगे, बीएससी की मीटिंग में करेंगे। श्री फूल सिंह मीणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में जनजाति क्षेत्र के अंदर भीला नाम जमीन के गरीब किसानों को अलॉटमेंट एवं खातेदारी प्रदान करने हेतु 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत उदयपुर जिले के जनजाति क्षेत्र के अंदर भीला नाम जमीन जो पहले बंजर पड़ी हुई थी, गरीब आदिवासी किसान अपने मेहनत और श्रम से उपजाऊ बनाकर खेती बाड़ी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार ने इस जमीन का पहला अलॉटमेंट वर्ष 2006 में किया था, किंतु उसके बाद आज तक किसी भी अन्य किसान को अलॉटमेंट प्रदान नहीं किया गया है। इस कारण गरीब किसान अपनी मेहनत का कानूनी लाभ नहीं ले पा रहे हैं और उनका अधिकार सुरक्षित नहीं है। साथ ही जब यूडीए या यूआईटी द्वारा क्षेत्र का विस्तार किया जाता है तो सारी जमीन एक ही आदेश में के तहत भीला नाम चारा का या चरणोट के रूप में यूडीए यूआईटी के खाते में चली जाती है, जिससे गरीब किसानों का वास्तविक अधिकार छीनने का गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है। लोगों का भी है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त गरीब आदिवासी किसानों को उचित अलॉटमेंट प्रदान किया जाए और उनकी खातेदारी सुनिश्चित की जाए ताकि उनका मेहनत का फल सुरक्षित रहे और उनका अधिकार संरक्षित हो सके। धन्यवाद। बीएससी की मीटिंग में कह देंगे। श्री राधेश्याम बैरवा। विशेष उल्लेख प्रस्ताव। श्री राधेश्याम बैरवा। प्रस्ताव महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, 12 जिले के विभिन्न भागों में हुई अत्यधिक वर्षा
जल भराव और तेज हवाओं के कारण किसानों की खड़ी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई है। खरीफ सीजन की प्रमुख फसलें जैसे सोयाबीन, उड़द, मूंग, तिल, मक्का आदि अत्यधिक वर्षा से जलमग्न होकर चौपट हो गई है। कई स्थानों पर तो खेतों में इतनी अधिक पानी भर गया कि फसलें पूरी तरह गल सड़ गई। यह स्थिति किसानों के लिए गहरी आर्थिक विपत्ति लेकर आई है। अधिकांश किसान पहले से ही बैंकों एवं सहकारी संस्थाओं से कृषि ऋण लेकर खेती कर रहे थे। अब जब फसल ही बर्बाद हो गई है तो उनके सामने ऋण चुकाने का संकट खड़ा हो गया है। किसानों के समक्ष ये स्थिति आर्थिक आपातकाल जैसी हो गई है। ऐसे कठिन समय में सरकार तुरंत प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कराकर किसानों की वास्तविक हानि का आंकलन करे और उन्हें शीघ्र आर्थिक राहत उपलब्ध कराए। इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम भेजकर प्रत्येक गांव और किसान की वास्तविक फसल क्षति का त्वरित सर्वे कराया जाए और फसल बीमा योजना तथा सरकार की राहत योजना के तहत किसानों को उचित मुआवजा समयबद्ध ढंग से उपलब्ध कराया जाए। अतः आपसे निवेदन है कि इस विषय पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर किसानों को राहत प्रदान करने की कृपा करें। श्री धर्मपाल जी। अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में ग्राम पंचायत जसरापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग 60 वर्षों से अधिक समय से संचालित है। ग्राम पंचायत जसरापुर मेरे विधानसभा क्षेत्र के अन्य ग्राम पंचायतें खरकड़ा, तातीजा, माणुता जाटान, लोयल चारास, नंगली सलेदी सिंह, बीलवा आदि के मध्य स्थित है तथा इन सभी ग्राम पंचायतों की आबादी लगभग 50,000 से अधिक है। वर्तमान में उपरोक्त ग्राम पंचायतों के लिए विशेष चिकित्सकों की सुविधा नहीं है, जिससे आम जन को विशेषज्ञों चिकित्सकों की सुविधा हेतु आए दिन परेशान होना पड़ता है। उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा हेतु गांव के मजदूर व किसान वर्ग को लोगों को करीब 20 से 25 किलोमीटर उपजिला अस्पताल खेतड़ी जाना पड़ता है। अतः आपके माध्यम से मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त क्षेत्रवासियों की आवश्यकता और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जसरापुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करवाया जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को सेवा का लाभ मिल सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। लालाराम बैरवा, श्री लालाराम बैरवा, श्री संजय कुमार, श्री संजय कुमार, श्री ललित यादव बैठे। माननीय सदस्य प्रताप सिंह जी, आप भी सम्मिलित हो गया तो बिराजो। श्री संजय कुमार, श्री ललित यादव, श्री ललित यादव, श्री बाबू सिंह राठौड़, श्री बाबू सिंह राठौड़। विषय RD 134 देवानिया नाथरऊ जल जीवन मिशन योजना के तहत वंचित राजस्व गांव एवं ढाणियों को जोड़ने हेतु लंबित डेविएशन स्टेटमेंट पत्रावली की स्वीकृति जारी करवाने के संबंध में प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में जल जीवन मिशन योजना के तहत देवानिया नाथड़ऊ परियोजना का कार्य चल रहा है एवं इस परियोजना में पाइपलाइन का सर्वे वर्ष 2019 में किया गया था, जिसमें शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुछ राजस्व गांव एवं ढाणियाँ सर्वे से वंचित रह गए हैं। वंचित रहे राजस्व गांव एवं ढाणियों को इस परियोजना में जोड़ा जाए। देवानिया नाथरऊ परियोजना में कुल 5000 किलोमीटर पाइपलाइन थी, जो कि अभी रिवीजन सर्वे में 6800 किलोमीटर हो गई है तथा परियोजना की राशि 262.19 करोड़ से 290 करोड़ हो गई है, जिसकी डेविएशन स्टेटमेंट पत्रावली अतिरिक्त मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जोधपुर द्वारा मुख्य अभियंता ग्रामीण
जयपुर को प्रेषित की जा चुकी है। उपरोक्त डेविएशन स्टेटमेंट पत्रावली गत 17 माह से स्वीकृति हेतु जयपुर मुख्यालय में लंबित है। इस पत्रावली को RWSS-MB की तकनीकी स्वीकृति के समक्ष विचारार्थ के लिए एजेंडा रखने हेतु मुख्य अभियंता प्रोजेक्ट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग जोधपुर द्वारा सचिव RWSS-MB को अनुरोध भी किया है। इस स्वीकृति के अभाव में कार्य पूर्ण होने पर योजना का लाभ क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि RD 134 देवानिया नाथ रहू जल जीवन मिशन योजना के तहत वंचित राजस्व गांव एवं ढाणिया को जोड़ने हेतु लंबित डेविएशन स्टेटमेंट पत्रावली की स्वीकृति जारी करने का श्रम करावें। आवाज कम करो, आवाज कम करो, आवाज बंद करो, आवाज बंद करो। श्रीमती कल्पना देवी। माननीय अध्यक्ष, आपने मुझे 295 पे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। अगस्त माह में अत्यधिक बारिश होने से एवं कोटा बराज के गेट खोलने पर एवं नदियों में उफान से कोटा की कई कॉलोनियां, बस्तियां व संभाग के गांव, कस्बे में बाढ़ की हालत उत्पन्न हो गए। मोहल्ले एवं गलियों में जल भराव के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया एवं कई घरों एवं दुकानों में पानी घुस गया। SDRF के लोगों ने रेस्क्यू करके जान बचाई, लेकिन उनके घरों में रखे हुए सामान व मवेशी बह गए। इन इलाकों में बरसात के दिनों में हालत उत्पन्न हो जाते हैं। सौंदर्यीकरण के नाम पर KDA द्वारा बरसाती नालों को ढक दिया गया है। इन नालों की समय पर सफाई ढंग से नहीं होती, जबकि सफाई पर प्रति वर्ष लाखों रुपए व्यय किए जाते हैं। बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास में आपदा नियमों में मुआवजा की राशि निर्धारित है। फसलें, मकान, दुकान पर रखा हुआ सामान के खराबे पर मुश्किल से सहायता राशि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। विभागीय सर्वे में विलंब के कारण पीड़ित परिवार को समय पर सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती है। SDRF नियमों में मुआवजा राशि बहुत कम है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस मुआवजा राशि को बढ़ाने एवं कोटा में प्रतिवर्ष बाढ़ के हालतों को ध्यान में रखते हुए सर्वे करा के पीड़ितों को स्पेशल पैकेज का सहायता राशि उपलब्ध करवाने के लिए बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान विशेष उल्लेख से आकर्षित कर रही हूँ। धन्यवाद। श्री डॉक्टर श्री बाल मुकुंदाचार्य। श्री बाल मुकुंदाचार्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव विषय है महोदय, निकाय क्षेत्रों में होने वाले नवीन सड़क निर्माण के पूर्व पुरानी सड़कों को हटाए जाने के संबंध में महोदय, जयपुर शहर यानी परकोटा नगर के निगम के जेडीए द्वारा बनाई जा रही नवीन सड़कों के निर्माण के समय पूर्व में निर्मित सड़कों के मलबे को हटाए बिना ही नवीन सड़कों को निर्माण से वहाँ बने मकानों का लेवल सड़क से नीचे होने से सीवरेज एवं बारिश का पानी घरों में घुस रहा है। नियम अनुसार पूर्व में निर्मित पुरानी जर्जर सड़क उखाड़कर ही नवीन सड़क का निर्माण किया जा सकता है, किंतु विभागीय अधिकारियों एवं संवेदकों की मिलीभगत से बिना पुरानी सड़क का मलबा हटाएं उसी के ऊपर ही दूसरी सड़क बना देते हैं। महोदय, आजकल अधिकांश जगह जगह सीसी सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी मोटाई 12 इंच से 15 इंच तक है। 10-15 सालों में ही 2-3 बार सड़क का निर्माण होने से वहाँ निर्मित समस्त मकान एवं दुकान सड़क के नीचे हो जाते हैं और बारिश के दिनों में स्थिति भयावह हो जाती है। घरों और दुकानों में पानी भरने की समस्या का स्थायी समाधान न होने के कारण कई लोग चार दीवारी क्षेत्र से पलायन के मजबूर हो रहे हैं। अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री मोदी जी से निवेदन है, इससे जनहित के मुद्दे की गहनता से जांच कर सड़क निर्माण में बढ़ती जा रही इस कोताही की तरफ ध्यान देकर आमजन को राहत प्रदान करने का श्रम करें। महोदय, मेरा निवेदन है कि शहर में ड्रेनेज प्लान नहीं होने से भी दिक्कत है। पढ़ा हुआ बोलते
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बोलते हैं राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना। नहीं देना, ये मना हो गया महोदय, अरे भाई मैं उपरोक्त विषय का निवेदन है कि भरतपुर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र है। यहाँ नेशनल केवलादेव घनावर्त सेंचुरी स्थित है। भरतपुर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने तथा जेवर एयरपोर्ट, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, वृंदावन आदि से कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए ऊंचा नगला NH 123M1 NH21 के क्रॉसिंग से एक राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रीन एक्सप्रेस वे की आवश्यकता है, जो कि NH 44M NH 123 को जोड़ते हुए यमुना एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करेगी। मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर अनुरोध करता हूं कि पर्यटन एवं ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में स्थापित भरतपुर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने से न केवल भरतपुर बल्कि मथुरा, वृंदावन, आगरा, गोवर्धन आदि धार्मिक स्थल भी लाभान्वित हो सकेंगे तथा व्यापार, उद्योग एवं कृषि को बढ़ावा मिल सकेगा। मैं इस संबंध में मेरे द्वारा माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री से भी व्यक्ति से पत्र देकर मांग की गई थी। अतः मेरा अनुरोध है कि उक्त प्रस्तावित नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग को स्वीकृत करवाकर क्षेत्र की जनता को एक सौगात दें। धन्यवाद। श्री लादूलाल पितलिया, श्री लादूलाल पितलिया, श्री लादूलाल पितलिया, श्री संजीव कुमार, श्री संजीव कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलो ना, खड़े एक समझे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 में हनुमानगढ़ जिले की कृषि विभाग की अनुदानित डिग्रियों के लंबित अनुदान के भुगतान करवाने बाबत 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि राजस्थान प्रदेश में किसान कल्याण कोष और अटल भूजल योजना के तहत किसानों के खेतों में डिग्गी निर्माण किया जाता है। खेतों में डिग्गी निर्माण से सिंचाई पानी की बचत होती है, साथ ही स्टोरेज किए गए पानी का भी सदुपयोग होता है। बरसात के मौसम में सिंचाई पानी की बारी का पानी डिग्गी में स्टोरेज किया जा सकता है, जिससे किसान अपने खेतों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। समय पर सिंचाई होने से फसलों का उत्पादन भी ज़्यादा होता है, इसलिए किसानों का डिग्गी निर्माण के प्रति रुझान बढ़ा है। हनुमानगढ़ जिले में किसान कल्याण कोष और अटल भूजल योजना के तहत डिग्गी बनाने वाले किसानों को अभी तक अनुदान का भुगतान नहीं होने से कृषकों को आर्थिक के साथ साथ मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2024-25 में कृषि विभाग के हनुमानगढ़ जिले में कुल निर्मित 828 कृषकों की डिग्गियों का 25 करोड़ रुपए का अनुदान बजट अभाव के कारण लंबित है। इसी प्रकार वर्ष 2024-25 में जिले में करीब 56 फार्म पॉइंट का लगभग 56 लाख रुपए का अनुदान का भुगतान बकाया है। इसके साथ साथ ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत किसानों द्वारा खुदाई गई कच्ची डिग्गियों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं किए जाने से भी जिले में किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः निवेदन है कि अतिशीघ्र हनुमानगढ़ जिले की कृषि विभाग की अनुदानित डिग्गियों एवं फार्म पॉइंट के लंबित अनुदान का शीघ्र भुगतान करवाने तथा ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात किसानों द्वारा खोदी गई कच्ची डिग्गियों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री चुन्नीलाल सीएल प्रेमी, श्री चुन्नीलाल सीएल प्रेमी, श्री प्रताप सिंह सिंघवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव जीवन की रक्षा हेतु रक्तदान को सबसे पवित्र मानवीय कार्य माना जाता है। रक्तदान शिविरों के माध्यम से हजारों जरूरतमंदों को जीवन मिलता है, किंतु अत्यंत खेदजनक स्थिति यह है कि 12 जिले में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविरों में कुछ कार्मिक अपनी स्वार्थ सिद्धि एवं भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर इस कार्य को दूषित कर रहे हैं। गत 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत विकास परिषद शाखा छिबड़ोद द्वारा 43वां विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 1847 यूनिट रक्त एकत्र हुआ। 12 जिले के राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत रक्तदान प्रभारी तथा 12
बारह झालावाड़ जिले के ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा परिषद पदाधिकारियों को धमकाया गया कि शिविर में केवल राजकीय ब्लड बैंक को ही बुलाया जा सकता है। यदि अन्य निजी ब्लड बैंक संस्था को आमंत्रित किया जाता है तो प्रति यूनिट रक्त पर 20% राशि उन्हें उपलब्ध करानी होगी। मांग पूरी न करने की स्थिति में शिविर लगाने की अनुमति नहीं दी जाती। यह तरीका न केवल अमानवीय है बल्कि मानव जीवन से खिलवाड़ करने जैसा है। इतना ही नहीं, जब परिषद के पदाधिकारियों या समाज सेवी क्षेत्रवासियों की आवश्यकता पर रक्त की मांग करते हैं तो उन्हें भी जानबूझकर टाल दिया जाता है अथवा उपलब्ध नहीं कराया जाता। रक्त जैसी अति आवश्यक वस्तु को व्यक्तिगत स्वार्थ व लालच की पूर्ति के लिए रोके रखना गंभीर अनियमितता, भ्रष्टाचार और जन विरोधी आचरण है। आपसे निवेदन है कि उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कराने के निर्देश प्रदान करें। धन्यवाद। श्री भेराराम चौधरी। जो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन आपके नियम 295 के अंतर्गत मुझे विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश व क्षेत्र में नाबालिग लड़कियां एवं अविवाहित महिलाओं को भगाकर जो शादी करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और माता और पिता की सहमति के बिना जो इस प्रकार के विवाह करना जो न केवल अनुचित है बल्कि समाज और परिवार की मान मर्यादा को भी बहुत ठेस पहुंचता है और कई मामलों में आहत होकर माता पिता भी आत्महत्या तक कर लेते हैं। और अक्सर ये विवाह जो आर्य समाज के मंदिर में औपचारिकता निभाकर किए जाते हैं, जो हिंदू धर्म की परंपराओं एवं संस्कारों एवं सामाजिक मूल्यों के विपरीत है। इसके साथ ही जो लव जिहाद जैसी घटनाएं भी सामने आ रही है और जिनसे समाज में तनाव और अविश्वास का वातावरण पैदा होता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में संशोधन कर जो विवाह से पूर्व माता पिता दोनों की सहमति को अनिवार्य करना अत्यंत आवश्यक है। इससे ऐसे अनैतिक विवाहों पर अंकुश लगेगा और समाज में शांति और विश्वास कायम होगा और तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी परंपराएं सुरक्षित रह सकेगी। जो मेरा आपसे इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से जो राज्य सरकार से निवेदन है कि विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर और केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाए कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आवश्यक संशोधन कर और ये प्रावधान जो लागू किया जा सके और हमारे हिंदू धर्म की जो संस्कृति को बचाया जा सके। हो गया पर्ची। श्री घनश्याम, श्री ललित मीणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मैं मेरे किशनगंज शाहबाद 12 जिले में 2021 में केंद्र सरकार द्वारा कूनू नेशनल पार्क 12 जिले के मेरे राजपुर, मुंडियर, बीलखेड़ा, डांग, देवरी, शाहबाद में घोषित किया गया और उसमें अभी वर्तमान में और पूर्व में उसमें तेंदुपत्ता की तुड़ाई लगभग बंद कर दी गई थी, परंतु बड़े बड़े अखबारों के माध्यम से जानकारी ये आई है कि वहाँ पर कूनू नेशनल पार्क कंजर्वेशन होते हुए भी वहाँ पर तेंदुपत्ते की अवैध कटाई वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ के जो कैटल गार्ड, फॉरेस्टर, रेंजर और उपवन 12 जो के अधिकारी हैं, उन सब ने मिलकर वहाँ पर उसकी तेंदुपत्ते की कटाई वर्तमान में करवाने का काम कर रहे हैं। मेरा इसके माध्यम से आपके माध्यम से निवेदन है कि तेंदू के साथ साथ सागवान और जो खेर की अमूल्य लकड़ी आती है, उस खेर की अमूल्य लकड़ी का भी कटान पिछले 2 साल 3 साल से चल रहा है। मेरा 4 तारीख को माननीय अध्यक्ष महोदय क्वेश्चन था, उसमें मेरा 45 नंबर क्वेश्चन था, उसमें जवाब दिया कि 7 केस मुकदमे दर्ज हुए हैं जो खेर की लकड़ी काटी गई है उसमें। इसके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा
कि जो खेर की लकड़ी में 7 प्रकरण कुल अभी तक 7 महीने में दर्ज हुए हैं, उनमें से लगभग जो 2 प्रकरण वो नाकों पे पेंडिंग है और 3 प्रकरण अभी न्यायालय वन रक्षक 12 में विचाराधीन है और 1 प्रकरण में 5100 की रसीद काट कर जमानत दे दी गई है। इस विधानसभा के माध्यम से अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूँगा कि तेंदुकी पंते की और खेर की लकड़ी की जो अवैध तस्करी हो रही है उसके लिए वहाँ के जो रेंजर हैं उनको लगभग 12 महीने पहले 25/3/2025 को एपीओ कर दिया गया और सरकार ने संवेदनशीलता रखते हुए उसको एपीओ किया और 12 दिन बाद उसको बहाल कर दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि वहाँ पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं 12 जिले में वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को जो प्रधानमंत्री जी एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है उसको साकार करने की जगह वहाँ पर पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है। सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए वहाँ पर हमारे उप वन रक्षक 12 को 24/4/8 को एपीओ कर दिया, लेकिन वर्तमान में वो 24/8 को स्टे लेके आए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हम वहाँ पर खेर की जो कटाई में संलिप्त लोग हैं जो 7 मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको देखते हुए खेर की कटाई तत्काल रोकी जाए। जयपुर से टीम बनाकर उसकी खेर को सुरक्षित किया जाए, वन को सुरक्षित किया जाए। मेरा आपसे ये निवेदन है अध्यक्ष महोदय। श्री देवेंद्र जोशी अपनी पर्ची पर माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन के 295 पे बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मुख्य रूप से आज एक सेकंड, आज आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आपका जन्मदिन भी है और आपकी पर्ची भी खुली है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। बोलिए। आपका बहुत बहुत आभार। 295 में 295 पर्ची है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। सर्वप्रथम मैं राजस्थान के कर्मशील मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिस संवेदनशीलता के साथ उन्होंने पाक विस्थापितों की जो समस्या हैं उनको एड्रेस किया और खाली एड्रेस ही नहीं किया, उनके समाधान की दिशा में जो कदम उठाए। राजस्थान में रहने वाले सभी पाक विस्थापित उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मैं आप इस सरकार में माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री माननीय कन्हैयालाल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने पाक विस्थापितों की बस्तियों में विशेष पेयजल योजना जो दी है उसके लिए भी वो हार्दिक धन्यवाद के पात्र। महोदय, मैं पाक विस्थापितों की एक मूलभूत समस्या, उनको नागरिकता मिलने के बाद जो समस्या सामने आती है उसमें है उनको नागरिक अधिकार नहीं मिल पाते, क्योंकि उनके जाति प्रमाण पत्र, उनके आधार कार्ड, उनके राशन कार्ड, उनके बीपीएल कार्ड ये बनने में व्यवहारिक कठिनाइयाँ सामने आती है। उन व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए मैं आपके से सरकार से मांग करता हूं कि इन नियमों में एक रूपता हो, नियमों का सरलीकरण हो, ताकि पाक विस्थापित जिस तरह से प्रताड़ित होकर इस देश में आए उस तरह की प्रताड़ना नागरिकता मिलने के बाद भी उनको नहीं हो। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि आने वाले समय में जो प्रशासन शहरों की ओर शिविर लगने वाले हैं उन शिविरों में एक कियोस्क पाक विस्थापित नागरिकों के लिए अलग से स्थापित किए जाएं। उन शिविरों में उनके लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जितने भी आवश्यक प्रमाण पत्र हैं उनकी व्यवस्था की जाए, ताकि वो पाक विस्थापित नागरिक, क्योंकि अब जो बच्चे हैं वो बहुत ही अत्यंत गरीब वर्ग के लोग हैं और दिहाड़ी मजदूर हैं अधिकांश,
उनके लिए संभव नहीं है। रोज रोज कार्यालयों का चक्कर काटना, दिहाड़ी मजदूरी करने के बाद वो अपना पेट पालन करते हैं। मेरा आपके माध्यम से विशेष अनुरोध है राज्य सरकार से कि आने वाले प्रशासन शहरों की और कैंप में एक विशेष कियोस्क इन पाक विस्थापित नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए लगाए जाएं, ताकि ये पाक विस्थापित नागरिक भी इस देश में, इस राज्य में अपनी शिक्षा, चिकित्सा, ये सुविधाएं आराम से हासिल कर सके। एक बार पुनः मैं राज्य सरकार का संवेदनशीलता के साथ पाक विस्थापितों के लिए लाई गई योजनाओं के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं आने वाले प्रशासन शहरों के और शिविर में भी मेरी इस मांग को स्वीकार कर पाक विस्थापित नागरिकों के साथ में हो रहे भेदभाव से बचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। विधायी कार्य श्री जवाहर सिंह मैडम अब थे नहीं, पहले बता के जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मनोज कुमार, हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, मनोज कुमार की पर्ची है। मनोज कुमार, हाँ अध्यक्ष महोदय, तो अच्छा बोलो। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत एक गंभीर विषय है। झुंझुनू खेल विश्वविद्यालय बजट घोषणा वर्ष 11-12 में झुंझुनू जिले में स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी की निजी सहभागिता के माध्यम से संचालन स्थापना की घोषणा की गई थी। दिनांक 13/12/12 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय को पूर्ण सरकारी क्षेत्र में बनाए जाने की घोषणा की गई थी। तत्पश्चात शासन उप सचिव राजस्थान के दिनांक 25/7/13 के अनुसरण में आवंटन आदेश क्रमांक 100 दिनांक 21/8/13 द्वारा राजस्थान खेल विश्वविद्यालय दोरासर जिला झुंझुनू को 125 एकड़ 50.58 हेक्टेयर भूमि का निःशुल्क आवंटन किया गया, जाकर वर्ष 13-14 से प्रारंभ कर दिया गया था तथा आज दिनांक तक खेल विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि की 4 दीवारी समतलीकरण का कार्य भी नहीं हुआ। उक्त कार्य हेतु पूरा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा पत्र क्रमांक 337 दिनांक 3/3/2021 द्वारा भी निवेदन किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या 263 वर्ष 19-20 क्रियान्वयन की विश्वविद्यालय झुंझुनू को पुनः प्रारंभ करने के लिए भवन 4 दीवारी निर्माण समतलीकरण सुचारू रूप से संचालन आदि के बजट आवंटन कार्यकारी एजेंसी का निर्धारण करवाने के लिए माननीय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा शासन सचिव युवा मामले खेल विभाग को पत्र लिखा गया, लेकिन दिनांक आज तक खेल विश्वविद्यालय का किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे गंभीर बात यह है कि राजस्थान जैसे प्रतिभावान युवाओं को भरपूर राज्य में आज तक एक भी पूर्णतः क्रियाशील खेल विश्वविद्यालय कार्यरत नहीं है, जबकि गुजरात, हरियाणा, पंजाब, असम, बिहार जैसे राज्यों में हाल ही में अपने अपने खेल विश्वविद्यालय प्रारंभ कर दिए हैं। वर्ष 18 में स्थापित इम्फाल में भी प्रारंभ कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़े गंभीर विषय की बात है, इस राजस्थान सरकार ने पिछली बार ग्रामीण ओलंपिक के नाम से 200 करोड़ का घोटाला किया। 126 करोड़ के टी शर्ट निकर बेचने के लिए इन सरकार के पास पैसा था। माननीय अशोक गहलोत साहब, कहीं जोधपुर तो नहीं लगे यूनिवर्सिटी को। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि यह यूनिवर्सिटी झुंझुनू में स्थापित हो और इनके घोटाले की जांच हो। इनके पास 200 करोड़ रुपए निकर खरीदने और बेचने के लिए तो थे, लेकिन यूनिवर्सिटी बनाने के लिए नहीं थे माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इसी बजट में इस विश्वविद्यालय को जो पिछले 10 वर्ष से इंतजार कर रही है, झुंझुनू में वीर सैनिक, जवान और खिलाड़ी हमारे शेखावाटी ब्लड ने दिए हैं, लेकिन ये विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हो पाया। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गुजारिश है, हमारे उन वीरों के सम्मान में, हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में, हमारे जवानों के सम्मान में इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने का काम करें और वो दंपत्ति जिन्होंने टी शर्ट लेकर बेचे हैं
उनकी सरकार जांच करे, उस 200 करोड़ के घोटाले की जांच करे, उस गुणवत्ता की जांच करे। वो 60 रुपए की टी शर्ट 200 रुपए में बिकी है, 200 रुपए में। अरे काम चौक बेईमानों के साथ हो गए। माननीय मंत्री महोदय, आपसे मांग करता हूँ कि इनकी भी जांच करी जाए। माननीय सदस्य श्री जवाहर सिंह मैडम, विधायी काम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार गृह विभाग की 9 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।